नमस्कार, हरियाणा विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। 5 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है और इसी को लेकर स्पीकर की ओर से जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना काल और वैक्सीनेशन के बीच शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए नजर उस पर डालते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि सदन में किस तरीके से तैयारी इसको लेकर क्या कुछ की गई है। तो बजट सत्र की तैयारी, सदन में विधायकों की कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य इस बार नहीं होगी। कोरोना रिपोर्ट वहां पर दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विधायकों को एंट्री दी जाएगी। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। स्क्रीनिंग में टेम्परेचर अगर हाई पाया जाता है उस पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, वो करवाना अनिवार्य होगा। विधायकों को टैब में बजट की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो डिजिटल पूरी प्रक्रिया को रखने की यहां पर तैयारी है। बजट सेशन में प्रश्नकाल के लिए 7 सवालों का चयन किया गया है। 7 महत्वपूर्ण सवालों का चयन कर लिया गया है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में सवालों का चयन किया गया है। तमाम दलों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया हुई है। सत्र अवधि के हिसाब से और भी सवाल इसमें शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर भी यहां पर इस बात को साफ किया गया। साथ ही हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारियां पूरी है और यही वजह है कि टैब में पूरी जानकारी दी जाएगी। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन की स्टडी होगी। बजट सत्र से पहले ये बड़ी तैयारी, जहां पर स्पीकर 1 मार्च को 8 सदस्यों के साथ शिमला जाएंगे और इस पूरे सेशन में तैयारी को आगे बढ़ाने की और एक बड़ा कदम, अगले सेशन तक पेपरलेस विधानसभा बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस बार के सत्र में विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। हालांकि गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य होगा और अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनका टेस्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ खास तैयारी की गई है, यह भी जानकारी स्पीकर ने दी इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में। पंजाब से अपने हक का 40% कमरों का हक मांगने की बात हो या फिर हरियाणा विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस करने की मुहिम हो, सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से, जिसकी लिए जो है कल एक बड़ा कदम उठाया गया है। नेवा के साथ एक एमओयू जो है वो सरकार और केंद्रीय अगर बात करें मिनिस्ट्री की ओर से जो है वो साइन किया गया है। क्या कुछ इसके तहत रहने वाला है, कितनी लंबी प्रक्रिया ये रहेगी और ये जो सपना देखा था जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो तकनीक के इस्तेमाल की बात करते हैं, कब तक ये पूरी विधानसभा जो है वो पेपरलेस हो जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद है। सर, जिस तरह से एक शुरुआत की गई थी, आपने तेजी दी क्योंकि आपका ये सबसे पहला शायद मुझे लगता है काम होगा कि इसको पेपरलेस करना है। अब एमओयू साइन हो गया, कब तक ये प्रक्रिया जो है वो पूरी? नहीं, देखिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 साल का जो एक ट्रेनिंग पीरियड जो है, एक यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो है सेटअप किया जाएगा नेवा के द्वारा, और जिसके अंदर चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या हमारे विधायक हैं, सभी को इस ई विधानसभा की दृष्टि से ट्रेंड किया जाएगा। जो पुराना सारा हमारा रिकॉर्ड है उसको पोर्टल के ऊपर डाला जाएगा, उसको भी हम कंप्यूटराइज कर करके इसमें ई विधानसभा के अंदर लेकर के आएंगे। मैं समझता हूं कि जो लाइब्रेरी है हमारी, उसको भी हम डिजिटलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय तक अगर बात करें, क्योंकि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों की जो समस्याएं होती हैं, सवालों के माध्यम से विधायक जो है वो रखते हैं। विधानसभा में एक नई प्रक्रिया आपने शुरू करी थी, जो ड्रॉ ऑफ द लॉट्स रहा करता है, पर्ची सिस्टम जो है, लॉटरी निकालकर जो है वो प्रश्न चुने जाते हैं। कितने प्रश्न जो है इस समय स्टार और अनस्टार कैटेगरी में जो है रखे गए? देखिए, अब की बार 50 विधायकों ने लगभग 650 क्वेश्चन जो हैं स्टार्ड और अनस्टार्ड दोनों मिलाकर के ये प्रश्न भेजे हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर उनको मिले। एक प्रक्रिया जो हमने पिछले 2-3 बार सेशन से शुरू की थी, वो प्रक्रिया हमने अभी अपनाई है। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को 3 दिन प्रश्न का जो क्वेश्चन आवर रहेगा। आखिरी सवाल आपसे, क्या विधायकों के लिए कोविड टेस्ट कंपलसरी कर रहे हैं इस बार? नहीं, देखिए, हमने जो कोविड की दृष्टि से सभी गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो 6 फुट की दूरी है, चाहे वो मास्क है या ग्लव्स हैं या सैनिटाइजेशन का है। इसके अलावा जो एंट्री है, अब की बार हम एंट्री पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के अंदर यदि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या विधायक
उसके अंदर कहीं उसके अंदर उसके लक्षण पाए जाते हैं तो उनको हम एक आइसोलेशन वार्ड को हम बनाएंगे, उसके अंदर ले जा कर के एंटीजन टेस्ट होगा, उसके अंदर यदि लगता है कि वो पॉजिटिव है तो हम उनकी एंट्री वहां पर नहीं होने देंगे। तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि पेपरलेस विधानसभा की ओर हरियाणा जो है वो आगे बढ़ चुका है और जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और आपको विधायकों के आगे जो है लंबे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दिखाई देंगे, जिसके लिए प्रशिक्षण जो है वो भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आगामी विधानसभा सत्र के लिए तमाम विधायकों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनसे अपील की गई है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए, ना कि अपना चेहरा दिखाने के लिए। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो बजट सत्र से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 में प्रस्तावित विनियामक सुधारों को लागू करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो समझाते हैं कि बदलाव इसमें क्या कुछ होने वाले हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा उद्योग प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन किया जाएगा। आपको बता दें, नियम 8, 1 और 9 में एक प्रावधान जोड़ा जाएगा। कौन सा ये प्रावधान होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एमएसएमई को 15 दिनों में व्यावसायिक मंजूरी दी जाएगी। तो इसको लेकर संशोधन इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही 15 दिनों बाद HEPC पोर्टल पर ऑटोमेटिक डिटम क्लियरेंस होगा और उसको लेकर भी बड़ी जानकारी, जहां पर कारोबार शुरू होने की तारीख से 3 साल तक कोई निरीक्षण नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसान आंदोलन के बीच भिवानी में किसानों के धरने पर पहुंचे और इस दौरान दीपेंद्र ने कहा कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र ने कहा कि 70 सालों में ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा। दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के सहयोगी रवि जांगड़ा ने। राज्यसभा सांसद होने के नाते जिस तरह से आपने संसद में भी सदन पटल पर 193 लोगों की सूची रखी थी दीपेंद्र जी, उसके बाद सरकार ने उसको एक तरह से दरकिनार किया था। आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि सरकार बेखबर है किसानों की मांगों को लेकर। किस तरह से दबाव बनाया जाएगा? हालांकि लगातार धरने प्रदर्शन जारी हैं, लगातार रेलें रोकी जा रही हैं, सड़कें रोकी जा रही हैं, इसके बावजूद कोई असर नहीं होता दिख रहा है। मैं मानता हूं कि दो बात तय हैं कि 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा बड़ा व्यापक किसान आंदोलन जिसमें इतने बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया हो, 225 के लगभग किसानों ने अपनी जान कुर्बान की हो और फिर भी शांति और संयम के रास्ते पे अडिग रहे हों, इतना बड़ा व्यापक किसान आंदोलन देश के इतिहास में नहीं हुआ, आज़ाद भारत के इतिहास में। दूसरी बात ये भी तय है कि कभी किसी आंदोलन का इतना तिरस्कार भी पहले नहीं हुआ कि सरकार ने इतना अपमानित किया हो, उसको जो है आंदोलन को तरह तरह की संज्ञाएं दी हों, हर प्रकार का प्रचार तंत्र से उस आंदोलन को, किसान की आवाज़ को कलंकित करने की कोशिश करी हो, किसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी हो। सरकार के माध्यम से यहाँ तक कि जिन किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी उनका भी मजाक उड़ाया, उनकी भी खिल्ली उड़ाने की तस्वीरें सामने आई। सरकार अपने अड़ियल रवैये पे, अपने जो है राजहट पे कायम है। सरकार को राजहट छोड़ना चाहिए, सरकार को ही इसमें बातचीत के लिए किसान को दोबारा बुलाना चाहिए, तभी हल निकल सकता है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस विधायक दल की। उस मीटिंग में साफ तौर पर कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव, आपने भी उसका जिक्र किया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किस कदर? क्योंकि दूसरे जो नेता वो तो ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का कोई आधार ही नहीं है। एक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, इसके अलावा दूसरे लोग जो कौन अविश्वास प्रस्ताव में शिरकत करें? देखिए, इसमें अविश्वास प्रस्ताव की जहाँ तक बात है, आज ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। पहले तो ये सरकारी अविश्वास पे बनी है, इनकी खुद की मेजॉरिटी आई नहीं थी। 10 वो मेंबर आए सरकार को बनाने के लिए जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट ले रखी थी, तो ये अविश्वास के आधार पर सरकार बनी। आज मगर किसान का जब की बात आई तो सबसे बड़ी किसान विरोधी और किसान को उत्पीड़ित करने की वाली सरकार ये साबित हुई और इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए। मैं मानता हूँ जो आपने बात कही कि भाई एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया और एक विधायक की मेंबरशिप कैंसिल हो गई। 2 विधायकों के कम होने से, जो कि 2 विधायक विपक्ष में होते, इन 2 विधायकों की वोट कम होने से कहीं ना कहीं हमारे अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो हमने लेके आए थे उसमें कुछ हमें नुकसान ज़रूर हुआ है।
और विधानसभा में सबके चेहरे बेनकाब होने का काम ये अविश्वास प्रस्ताव करेगा। कौन विधायक बाहर किसान के पक्ष में भाषा बोलता है और अंदर जाके सरकार कुर्सी के और सत्ता के पक्ष में वोट डालता है, वो सारी बात अविश्वास प्रस्ताव में सामने आएगी। एमपी साहब, आखिरी सवाल, बलराज कुंडू के प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से छापेमारी की गई आईटी की टीम के द्वारा, राजनीतिक प्रतिशोध की बात कहेंगे या आंदोलन को दबाने? सरकार अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में अगर यदि कोई भी कार्रवाई किसी पे करी जाती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया एमपी साहब हमसे बात करने के लिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरह से जब 3 महीने से लगातार जब किसान धरने पर बैठे हैं तो किसानों की नैतिक जीत हो चुकी है और सरकार की नैतिक हार हो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव हर हाल में लाया जाएगा, ऐसा उनका दावा है। और ये भी कहा है कि सरकार को अब किसानों की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि किसान झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस हर लिहाज से किसानों के साथ है। कितलाना टोल प्लाजा से कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। सिरसा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान नेताओं की फिर से सरकार से बातचीत उन्हें करनी चाहिए ताकि मामले का हल निकल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा सरकार 6 फसलों की खरीद एमएसपी पर करने जा रही है और इस बार जौ और चना भी सरकार एमएसपी पर ही खरीदेगी। प्रदेश में एक तरफ किसान आंदोलन का असर है तो वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर सरकार की तैयारियां। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार किसानों को देखते हुए इस बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। सिरसा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपने बयान में कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। डिप्टी सीएम ने आंदोलनकारी किसानों से अपील की है कि केंद्र बातचीत को तैयार है, संगठनों को आगे आना चाहिए। वहीं उन्होंने आगामी फसलों की खरीद को लेकर सरकार की रणनीति के बारे में भी जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार जौ की फसल को एमएसपी पर खरीदी जाएगी। वहीं किसानों से आग्रह किया कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला ये मॉडल बजट होगा। कल भी बड़ी स्पष्टता के साथ कि 40 सदस्य कमेटी की चर्चा समाप्त नहीं करनी चाहिए। चर्चा बिना कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं। और इसके अंदर तो इतिहास उठा लीजिए, अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, देश भर के अंदर से लोगों ने सहयोग दिया और चर्चा करके ही उसमें नतीजा निकला। और केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 40 सदस्य कमेटी जो है वो चर्चा दोबारा शुरू करेगी, जिससे हजारों की तादाद में जो अलग अलग जगह लोग बैठे हैं वो अपने खेती बाड़ी की ओर वापस लौट पाए। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर आज बोलना चाहूँगा, कल हमने प्रोक्योरमेंट के ऊपर बैठक भी ली है। प्रदेश के अंदर आगामी जो हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन है उसके अंदर पिछली बार जैसे हमने 4 फसलों की प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे करी थी, इसमें गेहूं था, सरसों थी, दाल थी और उसके साथ सूरजमुखी थी। पहली बार देश के अंदर इस बार जो भी खरीदी जाएगी और साथ में चने को भी एमएसपी पे खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी को और मजबूत करने के लिए बेहतरीन तरीके से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक उनके सम्मान को और बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बजट लेकर आई। डिपार्टमेंटल मीटिंग्स प्रत्येक डिपार्टमेंट की चल रही है और इसी उद्देश्य के साथ है कि जैसे पिछली बार विधायकों से, सांसदों से सजेशन लेकर एक मॉडल बजट बनाया गया और उसका नतीजा था कि कोरोना की महामारी के बावजूद भी हरियाणा के अंदर टैक्स कलेक्शन पिछले सालों से सरप्लस हुई। आगे भी आम आदमी पे बोझ ना बनते हमारी सरकार इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को एक नए बेहतरीन तरीके से आगे ले जाने का काम। डिप्टी सीएम ने जहां प्रदेश में सरकार के काम की रणनीति को लेकर जानकारी दी, तो वहीं धान की खरीद को लेकर पंजाब सरकार से पूछा कि अब तक धान की फसल का भुगतान क्यों नहीं किया गया। दुष्यंत ने अभय चौटाला को लेकर नॉन सीरियस पॉलिटिशियन वाला बयान एक बार फिर दोहराया। सिरसा से अमर जानी, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब खबर पलवल से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर चर्चा की गई।
प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि कानून देश में बहुत बनते हैं। पिछले कुछ समय से ही ये रिवायत शुरू हुई है कि कानून के बारे में भ्रम फैलाओ। पहला हमने देखा CAA पर बनने से पहले तो एक भ्रम और भी फैला रहे थे कि 370 टूट नहीं सकती, देश टूट जाएगा। ये आपने भी सुना, मीडिया ने भी सुना, कांग्रेसियों की बहस सुनी। फिर उसके बाद CAA का कानून आया जो सिटीजनशिप देने का कानून था, लेकिन उसके बारे में सुन लीजिए भ्रम फैलाया गया कि इसके कारण से जो है सिटीजनशिप चली जाएगी किसी एक वर्ग की। भ्रम फैलाया गया, मीडिया भी इस पर साक्षी। और अभी ये कानून किसानों के फेवर में है, इनके बारे में भी एक भ्रम उत्पन्न किया गया जिससे किसानों का नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का इस काम में लगा हुआ है। इस बात का अंदेशा हमको नहीं था कि इतना बड़ा। और अब खबर सिरसा से, जहां पर शहर के जनता भवन रोड पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और भारी विरोध जाहिर किया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई और चेताया कि नेता जहां भी कार्यक्रम करेंगे वहां ऐसा ही विरोध किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का सिरसा में कार्यक्रम होना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते रद्द हो गया। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने नेताओं के हर कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया है। हम अपने हक की लड़ाई के लिए जो हमारे बुजुर्ग, बच्चे, मजदूर साथी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, तीनों काले कानून रद्द कराने के लिए, MSP गारंटी कानून बनाने के लिए जो बैठे हैं, जब तक ये सरकार मानती नहीं है, ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करती, MSP पर गारंटी कानून नहीं बनाती, तब तक हमारा संघर्ष है जारी रहेगा। मैंने अपने भाई किसानों का साथ देना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने साथ, तुम्हारे साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ चलूंगी। और मोदी को जितनी बार हमने कहा है कि ये तीनों कानून। आगे बढ़ेंगे। जींद के कटकर टोल पर आंदोलनकारी किसानों ने युवा दिवस मनाया और इस दौरान किसानों और युवाओं ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने खून से लिखी चिट्ठियां भेजी। आंदोलनकारी किसानों ने खून से लिखे खत में मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए। इस मौके पर खटकर टोल पर भारी तादाद में किसान मौजूद रहे। कृषि कानून रद्द कराने को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर 3 महीनों से किसान आंदोलन जारी है। ऐसे में किसानों ने रोटेशन सिस्टम के तहत आंदोलन चलाने का फैसला किया है। रोटेशनल सिस्टम के तहत गांव से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने वाले किसान रास्ता न भटक जाए, इसके लिए आंदोलनकारी किसानों ने जाखोदा बाईपास से टिकरी बॉर्डर तक करीब 12 किलोमीटर दायरे में साइन बोर्ड पर नाम और पता स्टैब्लिश कर लिया है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि सहग्रामीणों या फिर दूसरे लोगों को अपने परिचितों को तलाशने में असुविधा ना हो। 50 मीटर की दूरी में 100 से ज्यादा ऐसे साइन बहादुरगढ़ टिकरी सीमा पर लगाए गए हैं। किसानों का कहना है कि वो अपने गांव से साइन बोर्ड बनवा कर लाए हैं। उन्होंने इसे अपने सुविधा अनुसार यहां पर लगाया है। हाईवे पर लगे मील के पत्थरों पर भी किसानों ने अपने नाम यहां पर लिखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों ने इस कदर अमल करना शुरू किया है कि अपनी फसल नष्ट करने से बाज नहीं आ रहे। किसानों की फसल को नष्ट करने की एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला सोनीपत के मल्हाना गांव से सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मल्हाना गांव के किसान वीर सिंह ने अपनी 4 एकड़ गेहूं और सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। फसल बर्बाद करने के पीछे चाहे किसानों की सरकार को चेतावनी हो या फिर जल्द मांगों को माना जाए, वरना फसलों को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं किसान नेता भी लगातार अपील कर रहे हैं कि किसान इस तरीके का कदम न उठाएं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। टिकैत के बयान सरकार को एक चेतावनी था। किसानों से उन्होंने ऐसा आह्वान नहीं किया। तो वहीं किसान आंदोलन के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर भी कई मामले सामने आ रहे हैं। महम के मोखरा गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने छर छोटू राम की प्रतिमा खंडित कर दी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मौके की नजाकत देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया।
मोखरा हरियाणा के बड़े गांव में शुमार है और यहां पर 4 ग्राम पंचायतें हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और ऐसे दौर में सर छोटू राम की प्रतिमा को खंडित करना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। गांव के लोग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि किसी असामाजिक व्यक्ति की 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गांव के सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। गांव के लोगों की मांग है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पहुंचे। रणजीत सिंह चौटाला ने इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर पहुंचे। रणजीत सिंह चौटाला ने इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रणजीत चौटाला ने बिजली बोर्ड के आम लोगों के लगाए गए आरओ सिस्टम और वाटर कूलर का भी उद्घाटन किया। रणजीत सिंह ने इस दौरान कहा कि बिजली विभाग को लोगों के घरों पर ज्यादा छापेमारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में बिजली विभाग लोगों के हितों में और अच्छा काम करेगा। थोड़ा सा मैंने महकमे वालों को ये भी कह दिया, भाई गाँव वालों को तंग ना करो, ज्यादा छापेमारी ये कम करो, ये इतना नहीं है, उनके लोगों को लग लगे। ये बहुत ही कोई करता हो तो उसके कर लो, बाकी ज्यादा नहीं करो। और मैं आपको ज्यादा बात बड़ी नहीं कहती, 15 दिन में आपको दिखाऊंगा कि रणजीत सिंह कुछ कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, लगा पाऊंगा। और आप कभी भी ये नहीं समझे। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिन समस्याओं के बारे में बताया है वो बिजली मंत्री को दे दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रामविलास शर्मा की माने तो ये मुलाकात औपचारिक थी। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि वे अपने पुराने साथी के आवास पर आए हैं। महेंद्रगढ़ से प्रदीप, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों को 27 फरवरी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री के मुताबिक शहर में हरियाणा रोडवेज की 10 बसें सिटी बस सर्विस सेवा के तहत चलाई जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ पृथला के गांव सीकरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों तक लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांव सीकरी में पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसका केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उद्घाटन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। कल फरीदाबाद में सिटी बस की हम शुरुआत करेंगे। एफडीए के तहत जितनी भी बस हैं अपने शहर के पूरे फरीदाबाद ग्रेटर फरीदाबाद में, और लोगों को समस्या है कि आवागमन की, कि लोगों को एक दूसरे स्थान की। और कल सबसे बड़ी उपलब्धि जो अपना सीकरी का फ्लाईओवर है, जो सबसे बड़ा हाईवे पे जाम। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ने जीएसटी की खामियों को दूर करने डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारत बंद बुलाया। इस दौरान दावा किया गया कि 40,000 से ज्यादा कारोबारी संगठन इस बंद में शामिल होंगे, लेकिन हरियाणा की ज्यादातर जगहों पर बंद का खासा असर नजर नहीं आया। अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा होलसेल मार्केट में दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई थी। कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक बंद के आह्वान की जानकारी उन्हें समाचार से लगी थी, लेकिन बंद के लिए एसोसिएशन की ओर से ना तो कोई लिखित सूचना आई और ना ही कोई संदेश मिला। तो वहीं पर कुछ कारोबारियों का यह भी कहना था कि लॉकडाउन के नुकसान से उभरे ही नहीं है, ऐसे में बंद विकल्प नहीं है, लेकिन जीएसटी को आसान बनाया जाना चाहिए। फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में भी भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि भारत बंद है, लेकिन ट्रांसपोर्टर इसका समर्थन नहीं कर रहे। सिरसा ऑटो मार्केट में ट्रक यूनियन के अपने ट्रक खड़े किए हैं। सिरसा के बाजारों में बंद का बिल्कुल भी असर नजर नहीं आया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंबाला, सिरसा और फरीदाबाद की ये तस्वीरें। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।